हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि यूरोपीय लोगों का जो आगमन है और यूरोपीय लोगों का जो वाणिज्य है, जो व्यापार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स हैं और मेरा सेल्फ मेड नोट्स है, तो हैंडराइटिंग हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पढ़ के इसको समझा सकूँ। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, यूरोपीय व्यापार वाणिज्य। तो लिखा है कि वर्ष वर्ष 1487 से लेकर 1488 में बार्थो लेम्यूडियाज केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। 1492 में कोलंबस अमेरिकी क्षेत्रों तक पहुंचा। 1498 में वास्को डिगामा एवं अब्दुल मजीद अरबी नाविक की सहायता से कालीकट पहुंचा। आप लोगों को पता है कि जो वास्को डिगामा है, वो बेसिकली भारत की खोज करते हुए, भारत के बेसिकली बोला जाए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए 1498 में एक अरबी नाविक की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। आगे देखिए, लिखा है कालीकट के शासक को पुर्तगालियों ने जमोरिन कहा है। इसके बाद पुर्तगाल कोचीन और कन्नौर भी गए। भारत से मसाले लेकर 60 गुना रेट में उसे बेच दिया। लिखा है 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बारेज कैब्रेल अपने जंगी जहाजों के साथ कालीकट पहुंचा। उसके साथ बार्थोलोम्यो डियाज भी था। कालीकट में उसने अरब व्यापारियों को पराजित किया। आगे देखिए, लिखा है 1502 ईस्वी में वास्को दोबारा भारत आया। और मान लीजिए वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा जो है वो दोबारा भारत कब आया था। तो आप लोगों को ये चीज याद होना चाहिए कि पहली बार वो 1400 मतलब एकदम रटा होना चाहिए, 1498 में पहली बार और दूसरी बार 1502 में। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखिए, आगे लिखा है कि उसने कोचीन में एक छोटे दुर्ग का निर्माण किया, जो भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री है। 1524 में वास्को जो है वो पुनः भारत आया था, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है 1506 में पुर्तगालियों ने भारत में गवर्नर नियुक्त करने की परंपरा प्रारंभ की थी। याद रखिए, गवर्नर नियुक्त करने की जो परंपरा है वह पुर्तगालियों ने भारत में प्रारंभ की थी। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। याद रखिएगा कि पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो टाइम है आप लोग देख लीजिए, 1505 से लेकर 1509 था, या इसका जो शासन काल था बेसिकली। अब आगे देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ये क्वेश्चन में बहुत बार आप लोगों ने PYQ देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना, वो वनडे एग्जाम में हो गए। CG व्यापम, CG PCS, UPSC, UPPCS, ये सारे जो है ना, सारे में ये वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। फिर देखिए, लिखा है जिसने कि 1509 से 1515 तक भारत पर नियंत्रण किया था। याद रखिएगा कि पहला शासक जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। जो गवर्नर था पहला, वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, परंतु वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अल्बुकर्क ने ही कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाया था, मुख्यालय बनाया था। अब आगे देखिए क्या लिखा है कि 1510 में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, गोवा उस टाइम पे बीजापुर राज्य के अंतर्गत आता था। इसने डांडा, राजौरी और दभौल के बंदरगाहों को लूटने का प्रयास किया था। 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने सुमात्रा द्वीप पर बेसिकली अधिकार करने का प्रयास किया था। फारस की खाड़ी में ईरान की सेना की सहायता से होर्मुज पर अधिकार कर लिया था। होर्मुज बंदरगाह आप लोगों ने देखा होगा मैप में, ठीक है, सऊदी के पास है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए इंडिया है और यहाँ पर आप जाएंगे तो ये सऊदी का द्वीप है, तो यहाँ पर बेसिकली होर्मुज बंदरगाह आप लोगों को दिखेगा, एक बार मैप में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ लिखा है कि उन्होंने लाल सागर के मुहाने पर सोकोत्रा पर अधिकार कर लिया। श्रीलंका में कोलंबो पर भी अधिकार कर लिया। पुर्तगाली अपने को सागर सम्राट कहने लगे और
कार्टस अल्मेडा जारी रखने लगे। इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। फिर देखिए, पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य की घोड़ों की आपूर्ति करके उन्हें सतकल और मंगलौर के बीच एक दुर्ग के निर्माण तथा लोहा और शोरा पुर्तगालियों को बेचने के लिए बाध्य किया। कृष्णदेव राय ने फादर लुई को यह अनुमति प्रदान कर दी। बाद में पुर्तगालियों ने पुलिकट में भी कृष्णदेव राय से मतलब उस पर अधिकार कर लिया, या पुलिकट को भी क्या किया, कृष्णदेव राय से ले लिया, ताकि वह पूर्वी क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण बना सके। देखिए यहाँ लिखा है, पुर्तगाली धर्म प्रचार के उद्देश्य से भारत आना चाहते थे। 1540 में पोप पॉल तृतीय में स्पेन निवासी इग्नेशियस लोयोला को जेसुइट संघ बनाने की अनुमति भी प्रदान की गई। फादर जेवियर इग्नियस लोयोला के शिष्यों में से एक थे। इन्होंने गोवा में धर्म प्रचार का काम किया। इन्हीं के नेतृत्व में एक चर्च का भी वहां पर निर्माण हुआ है। स्थानीय चर्च गोवा में वहां की आबादी को जबरन ईसाई बनाने के लिए मजबूर करते थे। देखिए आगे लिखा है, इसलिए जहांगीर गोवा में पुर्तगाली से युद्ध करते समय वहां के चर्च को बंद करवा दिया गया था। गोवा की लगभग 2/3 जनसंख्या को ईसाई बना लिया गया था। पुर्तगालियों ने दीवनगर के मंदिर नहीं गिराए, क्योंकि हिंदू बनिए यहाँ से भाग जाते थे। दीवनगर में बस्ती की घेराबंदी को लेकर पुर्तगालियों का गुजरात के शासक बहादुर शाह से विवाद भी हो गया था। उन लोगों ने क्या किया कि 1535 में उसकी हत्या कर दी थी। देखिए, पुर्तगाली धार्मिक रूप से क्या थे, असहिष्णु थे। क्या थे, असहिष्णु। फिर देखिए लिखा है कि अल्बुकर्क मुसलमानों एवं इस्लाम धर्म को लेकर बहुत ज्यादा असहिष्णु, यानी कि सभी धर्मों को मान्यता ना देना। सहिष्णु मतलब क्या होता है, सहिष्णु मतलब हर चीज के प्रति उदार होना, सभी धर्मों के प्रति उदार होना, उसको बोलते हैं सहिष्णु। असहिष्णु मतलब ना होना। पुर्तगालियों का विरोध केरल के क्षेत्र में मालाबार तट पर कुंजली मरक्कर लोगों ने किया। ये नौ सैनिक की एक उपाधि थी, याद रखिएगा। कुंजली मरक्कर किसकी उपाधि थी, नौ सैनिकों की उपाधि थी। देखिए यहाँ लिखा है, 4 कुंजली मरक्कर प्रमुख थे। पहला कुट्टी अहमद अली, कुट्टी पोक्कर अली, और फिर है पट्टू मरक्कर और मोहम्मद अली। देखिए लिखा है, इन चारों ने क्या किया, कालीकट के शासक जमौरी को अपनी 9 सैनिक सहायता प्रदान की। इन लोगों की याद में थूथुकुडी जिले में माधवन कुरिची गांव में एक पेरुमल मंदिर भी स्थापित किया गया है। इस संघर्ष का विवरण तुहफतुल मुहाजिदीन नामक पुस्तक में जैनुद्दीन मखदूम ने दिया है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है मुहाजिदीन का अर्थ होता है निरंतर प्रयास करने वाला। फादर जेवियर भारत से चीन चले गए और चीन के सिंजियांग प्रांत में उसकी मृत्यु हो गई। लिखा है कि मुगल दरबार में फादर एंथोनी मॉन्सेराट ने बेसिकली नेतृत्व में पहला जेसुइट मिशन आया था। फादर मॉन्सेराट को शाहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया। इन लोगों ने अकबर का परिचय बेसिकली अकबर से कराया था। मतलब जैसे यहाँ पर इस वाक्य का कहने का यह मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि हम स्वयं की शक्तियों को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो कई बार हमारे जो आसपास के जो शुभ चिंतक लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे को ही हमसे ही परिचय करा देते हैं कि नहीं, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हम उसको पहचाने और अपने लाइफ में हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि जामवंत और हनुमान जी की जो कथा है कि हनुमान जी बेसिकली अपनी शक्तियां जो है वो भूल जाते हैं, तो जामवंत क्या करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं कि हनुमान तुम कुछ भी कर सकते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो। बिल्कुल उस तरीके का यह वाक्य यहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जो फादर मोन्सेरात थे उसने जब अकबर से मुलाकात की होगी तो अकबर से क्या किया होगा, उसके स्वयं के स्ट्रेंथ का परिचय कराया होगा। अब आगे देखिए, जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती पर रोक लगा दी गई। जहांगीर के काल में अकबर के तीसरे पुत्र दनियाल के पुत्रों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। फादर जैरोब जेवियर और पिनहेरो
मेहुसंग डॉन हेनरॉक एवं तहमुस्सस डॉन फिलिप तथा बाईसुंगर डॉन कार्लो रखा गया था। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है और बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों को याद करने में अपना जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें काम की हैं वह हमारे दिमाग में ऐड ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, इसे याद करना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, विलियम फिंच में लिखा है कि ऐसा करके वह इन लोगों को उत्तराधिकार से वंचित करना चाहता था। क्या करना चाहता था? वंचित करना चाहता था। देखिए, लिखा है 1530 में पुर्तगालियों ने कोचीन की जगह गोवा को अपना मुख्यालय बना दिया। 1534 में पुर्तगालियों ने बसीन पर अपना अधिकार कर लिया। 1535 में दीवनगर, ये दीवनगर है, ठीक है, दीवनगर पुर्तगालियों को मिल गया, किंतु पुर्तगाली भारत में अपना साम्राज्य बनाने में क्या हो गए? असफल हो गए। क्यों? क्योंकि फर्नांडो ब्राउडलर के अनुसार पुर्तगाली चुंगी अधिकारी बने रहे। उन्होंने भारत में लूट, डकैती, रिश्वतखोरी के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, देखिए, पहली बात ये कि अगर आपको अपना विकास चाहिए तो आपको समाज का भी एक लेवल पे तो विकास करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आजकल की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो, जैसे होता ना, हमारे आसपास के एरिया का विकास करती है तो कहीं ना कहीं उसकी खुद की भी हेल्प होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सी ऐसी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है तो गवर्नमेंट हमारी हेल्प कर रही है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन की हेल्प करती है, ठीक है, मान लीजिए कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो टैक्स पे करते हैं। मान लीजिए अभी बहुत से बिजनेसेस शुरू करने में हेल्प कर रही है ना गवर्नमेंट, छोटे मोटे बिजनेस में, जैसे बोला जाए कि छोटे मोटे बिजनेस जो हो गए ना, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, एमएसएमई सेक्टर में, वो बहुत से ऐसे छोटे बड़े लोन दे रही है गवर्नमेंट, ताकि आप अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर सके, काम कर सके। क्यों? उससे गवर्नमेंट को भी हेल्प है, उसे भी क्या मिलेगी? टैक्स मिलेगा, ठीक है, और लोगों को रोजगार मिलेगा। जितना लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा ना, तो उससे क्या होता है? अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने यही चीजें तो नहीं किया, तो उससे क्या हो गया कि वह अपना साम्राज्य बनाने में असफल हो गए। देखिए, लिखा है पुर्तगाली धार्मिक रूप से भी असहिष्णु थे, इसलिए इनको स्थानीय समर्थन नहीं मिला। ब्राजील का पता लग जाने के बाद पुर्तगालियों का सारा ध्यान जो है वो पूर्वी क्षेत्रों से हटकर पश्चिम की ओर हो गया। देखिए, लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या लिखा है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें देखिए फैक्ट्री है, ठीक है, तो बेसिकली अगर बोला जाए कि इन लोगों ने फैक्ट्री डाली। फैक्ट्री में 3 तरह की चीजें होते हैं, जैसे कि गोदाम बनाया जाता है, वहां से आयात निर्यात दोनों किया जाता है। फैक्ट्री में ऑफिस होता है और निवास होता है वहां के कर्मचारियों के लिए। होता है ना? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता? होता है। फिर देखिए लिखा है कि उस टाइम पे डच कंपनी के पास कौन कौन से अधिकार होते थे? वे युद्ध कर सकते थे, संधि कर सकते थे, भूमि अधिकृत कर सकते थे और अन्य फैक्ट्रियां भी बना सकते थे। आगे देखिए लिखा है डच कंपनी ने 1605 में अपना पहला मुख्यालय मछलीपट्टनम में बनवाया था। इससे पहले ही इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगाली वर्चस्व समाप्त कर दिया था। 1619 में जकार्ता जीत लिया था। लिखा है 1641 में मलक्का, 1650 में श्रीलंका, 1639 में कुछ समय के लिए उन्होंने गोवा को भी छीन लिया था। लिखा है 1608 से 10 के बीच डचों ने विजयनगर साम्राज्य के सम्राट वेंकट द्वितीय की रानी से पुलिकट को ले लिया था। 1616 में सूरत, 1641 में विमलीपट्टनम और 1653 में चीनसूरा में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बनाई थी। बंगाल में डच 1627 ईस्वी में ही पहुंच गए थे, जब इन्होंने पीपली में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। इसके बाद 1653 में चीनसूरा और उड़ीसा में बालासोर, जिसे बालेश्वर भी कहते हैं, में अपनी फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी। आगे देखिए लिखा है डचों ने चीनसूरा में अपनी फैक्ट्री का नाम फोर्ट गुस्तावुश रखा। क्या रखा? फोर्ट गुस्तावुश। पेन का कलर बदल देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। क्या रखा था? फोर्ट गुस्तावुश रखा था। इसके उपरांत डचों की फैक्ट्रियां कासिम बाजार, पटना और नागपट्टनम में स्थापित की गई थी। वर्ष
1759 में बेदारा की लड़ाई में क्लाइव ने डचों को पूर्णतः पराजित किया था। याद रखिए, ये चीज भी आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए कि बेदारा की लड़ाई में क्लाइव ने डचों को पूर्णतः पराजित किया था, यानी बेदारा की लड़ाई में डच क्या थे, हार गए थे और भारत से उनकी जो शक्ति है वो समाप्त कर दी गई थी। फिर देखिए, डचों ने बिहार के क्षेत्र से शोरा और नमक, गंगा घाटी क्षेत्र में अफीम और चावल, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल तट से सूती और रेशमी कपड़ों का निर्यात जो है वो प्रारंभ कर दिया था। आगे देखिए लिखा है, कोरोमंडल तट से डच सूती कपड़ों का निर्यात करते थे, बदले में दक्षिण पूर्व एशिया से मसाले मंगाते थे जिसे यूरोप को निर्यात कर दिया करते थे। जिस समय यूरोपियन शक्तियों ने भारतीय सूती वस्त्र पर प्रतिबंध लगाया था, उस समय केवल हॉलैंड ने भारतीय सूती वस्त्रों पर रोक नहीं लगाई थी। इसका बड़ा कारण डचों का भारतीय सूती कपड़ों के व्यापार में संलग्न होना था। याद रखिएगा। अब देखिए, आइए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप लोगों ने बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, लेकिन हम इसमें बहुत शॉर्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे देखिए लिखा है, 1592 में लेवांत कंपनी को भारत से व्यापार करने का अधिकार दिया गया। एलिजाबेथ के द्वारा ही लेवांत कंपनी को क्या हुआ, भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसी की देखा देखी करके वर्ष 1581 में बनी तुर्की कंपनी और 1583 में बनी वेनिस कंपनी ने आपस में विलय कर लिया और मर्चेंट एडवेंचर के नाम से एक कंपनी बनाई जिसे पूर्वी क्षेत्रों से व्यापार करना था। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिंच नामक यात्री ने 1585 में गुजरात से व्यापार का फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। आगे देखिए लिखा है, 1599 में जॉन मिडेन हॉल भारत आया था। 1603 में इसने आगरा में अकबर से मुलाकात की, किंतु व्यापार की अनुमति इसे प्राप्त नहीं हुई। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा द गवर्नर एंड द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट डंकिंग कंपनी का निर्माण हुआ था, जिसने 1608 में विलियम हॉकिंस को व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के लिए जेम्स प्रथम के पत्र के साथ जहांगीर के दरबार में भेजा था। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये जो पत्र था जो कि जहांगीर के दरबार में भेजा गया, ये पत्र अकबर के नाम का था। लिखा है, हॉकिंस ने जहांगीर से तुर्की भाषा में उस टाइम पे बात की थी। आगे देखिए लिखा है, वर्ष 1615 में थॉमस रॉ भारत आया, 3 वर्ष रुका। इसे जहांगीर ने भारतीय क्षेत्रों से व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। अंग्रेजों ने 1662 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा से हुआ, फलस्वरूप बम्बई दहेज में दे दिया गया था। तो याद रखिएगा कि बेसिकली जब इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाली राजकुमारी से, तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या मिला, बम्बई मिल गया था। सोचिए कितना एक तरीके से बोला जाए एक्सपेंसिव दहेज है। फिर देखिए लिखा है कि ये 7 टापुओं से मिलकर बना था, ये टा है, ठीक है, 7 टापुओं से मिलकर बना था उस टाइम पे बम्बई। इसमें लिखा है कि 1669 से लेके 77 तक गेराल्ड अंगियार बम्बई का गवर्नर था। यही बम्बई की महानता का जन्मदाता था। बम्बई अंग्रेजों की वाणिज्यिक राजधानी उस टाइम पे हुआ करती थी। अंग्रेज इसे भारत का सरताज कहते थे। याद रखिए कि अंग्रेज क्या कहते थे बम्बई को, भारत का सरताज। 1668 में चार्ल्स ने बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। फिर देखिए 1611 में अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये दक्षिण में उनकी पहली फैक्ट्री थी। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से उन्होंने एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया, जिसमें गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई। बदले में अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक देना था। 1639 में विजयनगर नरेश वेंकट द्वितीय से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया। याद रखिएगा बेसिकली कि यहाँ पर लिखा है कि दमरेला वेंकटप्पा और वहाँ के नायकों से मद्रास पट्टे पर ले लिया गया। अंग्रेजों को यहाँ प्रशासन करना था, सिक्के ढालने थे और 50% चुंगी जो है वो राजा और उसके सामंतों में बांटना था। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया था। बंगाल में अंग्रेजों का प्रवेश 1651 में हुआ। उन्होंने हुगली में अपनी फैक्ट्री बनाई। कहाँ पर अपनी फैक्ट्री बनाई थी?
अंग्रेजों ने। तो याद रखिएगा, बंगाल में हुगली नामक स्थान में उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। आगे देखिए आप लोग इसको बेसिकली एक कहानी की तरह अगर समझेंगे तो आपके दिमाग में स्टोरी बैठेगी। बहुत सी चीज़ें इसमें से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में बैक ऑफ द स्टोरी होगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए लिखा है कि शाहजहां के पुत्र शुजा ने 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा से व्यापार के विशेषाधिकार प्रदान कर लिए। लिखा है अंग्रेजों ने हुगली में कैप्टन ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक फैक्ट्री स्थापित की। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया था। तो इससे नाराज होकर औरंगजेब ने क्या किया कि अंग्रेजों को हुगली से बाहर कर दिया। ये लोग फुल्टा चले गए। उसके पश्चात कौन? तो अंग्रेज कहाँ चले गए? फुल्टा। वर्ष 1680 में औरंगजेब ने इन्हें जजिया के बदले सूरत के अलावा अन्य सभी क्षेत्रों से व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी थी। 1687 में अंग्रेजों ने बम्बई को सूरत के स्थान पर मुख्यालय बना लिया। 1690 में जॉब चरनाक को सूतानती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली थी। यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा भी मिल गई थी और 1698 में 1200 रुपये वार्षिक के बदले तीनों गांवों की जमींदारियां भी स्थायी कर दी गई थी। फिर देखिए लिखा है औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान से जॉब चरनाक ने यहीं पर कलकत्ता की नींव रखी। यहाँ पर एक फैक्ट्री फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट बना। 1698 में ही इंग्लैंड में एक और कंपनी की स्थापना हुई जिसे कि जनरल सोसाइटी कहते थे। क्या कहते थे? जनरल सोसाइटी कहते थे। इसके अलावा एक अन्य कंपनी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स के नाम से बनी। लिखा है कि 1708 से 1709 में इन कंपनी का आपस में विलय हो गया और इन्हें सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। नई कंपनी ने 1715 में एक दूत मंडल फर्रुखसियर के दरबार में भेजा जिसमें एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन, जॉन सूरमन जैसे लोग थे। फिर आगे देखिए कि इनको मुगल सम्राट ने 3,000 वार्षिक के बदले बंगाली विशेषाधिकारों को पुष्ट कर दिया था। बंगाल में अपना सिक्का निकालने और कलकत्ता के समीप 38 गांव खरीदने की अनुमति भी मांगी, जिसकी पुष्टि बंगाल के नवाब से होना अनिवार्य थे, लेकिन ये आरंभ में जो अनुमति थी वो नहीं मिली थी। देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहानी है अब इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।